अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर फर्स्ट लिया हुआ था उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने सिस्टम सराउंडिंग, बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, उसमें हमारे पास जो था पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ये कुछ चीज़ें पड़ी थी। थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, और ये सभी चीज़ें जो हैं आपको एटलीस्ट इस वक्त आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। तो ध्यान देना बच्चा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको कि हमने देखा था कि आपको पता होगा, आपने लेक्चर देखा होगा, हमने सिस्टम पढ़ा हुआ था और सिस्टम को हमने डिफाइन किया हुआ था, हमने टाइप्स दी हुई थी। ओपन सिस्टम की बात की थी, क्लोज सिस्टम की बात की थी और हमने कहा था कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि एनर्जी एज वेल एज मैटर जो है वो एक्सचेंज होगा बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें खाली एनर्जी का एक्सचेंज होगा और मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी और ना ही हमारे पास मैटर जो है वो एक्सचेंज होगा। तो अब बच्चे देख पूछ रहे थे कि सर एग्जांपल्स इसकी। अब बच्चा हमने जनरलाइज करके देखा था, आप कोई भी चीज जो है किसी भी सिस्टम को देख के खुद से बता सकते हो वेदर दैट सिस्टम इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल लूंगा। हमारे पास एक कंटेनर में हॉट वाटर है। ये लो भाई, हमने वाटर ले लिया, या कोई भी आपके पास कॉफी है, कुछ भी है, एक कप ले लो, उसमें आपके पास कॉफी पड़ी हुई है या ये वाटर है हमारे पास कंटेनर में। तो ध्यान दो, इस सिस्टम में क्या होगा, इनको हमने ऊपर से क्लोज नहीं किया हुआ है, तो इस सिस्टम से एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, बिकॉज हम कहेंगे कि ये कंडक्टिंग है हमारे पास। एक्सचेंज जो है, लेट इट भी हीट देंगे तो थोड़ा वाटर वेपर्स भी ऊपर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो होगा क्या, यहाँ पे एनर्जी एज वेल एज मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। सेम कॉफी के साथ भी होगा। हमारे पास जो ओपन, इसमें कुछ भी नहीं है, कप में कॉफी है, हम इसको पी भी सकते हैं या और ऐड भी कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे दैट इज एन ओपन सिस्टम। अगर मैं इसी वाटर में, हॉट वाटर जो हमारे पास था, इसी को हम क्लोज सिस्टम बनाएंगे, हम इसके ऊपर एक लिड रख देते हैं, एक बंद कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब कंडक्टिंग वॉल्स है तो हमारे पास जो है एनर्जी एक्सचेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट अंदर बाहर आ सकती है, लेकिन अब मटेरियल जो है यहां से बाहर नहीं आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मैं इस वॉल को कहूंगा इट्स एन एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल ऐसी वॉल होती है जिसमें कि हमारे पास एनर्जी भी अंदर बाहर ना आ पाए, तो फिर हमारे पास ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम फिर बता देते हैं कि एज्यूम कर लो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपको थर्मोफ्लास्क होते हैं जिनमें कि आप पानी ले लेते हो, तो काफ़ी देर तक पानी गर्म रहता है, लेकिन फॉर एवर वो पानी गर्म नहीं रहेगा। तो हम बताएंगे कि हम, अगर हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल होगी तो फिर जाके हम कहेंगे कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो ये सिस्टम्स की ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल्स थी। हम आगे मूव करेंगे, तो आज हमने जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एनालाइज करना है। ये मैंने आपके सामने जीरथ लॉ लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो। जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप इसको बता सकते हो, पूरा अगर लिखना होगा। जीरथ लॉ भी हम बताते हैं। तो ध्यान से देखना होता है ये लॉ हमें क्या बताएगा। सबसे पहले ये जो है 1931 में फॉर्मुलेट किया था आर एच फाउलर ने। मैं लिख सकता हूँ, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाई आर एच फाउलर। कब आया था? 1931 में। और इसकी खास बात, इसका नाम जो है वो आपको केमिस्ट्री में भी देखोगे और कभी कभार पूछा भी जाता है कि वाई इट इज नोन एज जीरथ लॉ, ऑल्दो कि ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेट बाद में आया हुआ है। काफी पहले हमारे पास फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जो है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आए हुए हैं और उसके बाद में जीरथ लॉ आया है। तो हमने इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं नाम दिया है, बल्कि जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया है। वो अभी आपको पता चलेगा जो ही हम जीरथ लॉ के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। तो ये जो लॉ है ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, और ध्यान देना, मैं पहले समझा देता हूँ और फिर हम इसकी जो है स्टेटमेंट की ओर मूव करेंगे। ये लॉ हमें बताता है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में कहूंगा कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, ध्यान देना बच्चा, एक सिस्टम, इसका नाम दे देते हैं सिस्टम ए, और हमारे पास सिस्टम बी भी है। ये लो भाई, ये दो हमारे पास सिस्टम्स हैं, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, नाम दे देते हैं। और इन दोनों के बीच में मैं एक वॉल रख देता हूं, और ये जो वॉल होगी ये मैं कहूंगा कि इट इज एन एडियाबेटिक वॉल। कैसी वॉल नाम दूंगा? एडियाबेटिक।
एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल मींस हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल मींस ना ही सिस्टम ए एंड सिस्टम बी के बीच में कोई भी चीज जो है एक्सचेंज नहीं होगी, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही हमारे पास जो है एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और इन दोनों सिस्टम को, सिस्टम ए सिस्टम बी, इनके बारे में कुछ नहीं मैं जानता, बस अलग अलग सिस्टम में इतना जानता हूं कि ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, और उनके बीच में जो है हमारे पास एडियाबैटिक वॉल है। और ये दोनों सिस्टम जो है, समझ लो यहां पे हमारे पास एक और सिस्टम सी जुड़ा हुआ है, और ए बी जो है दोनों ये सिस्टम सी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसके बीच में जो वॉल रख रहा हूं उसकी मैं हैशिंग नहीं कर रहा, बल्कि मैं डॉट 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 दे रहा हूं। वाई? बिकॉज इट्स नॉट एन एडियाबैटिक वॉल। ये हम कहेंगे कि इट्स अ डायाथर्मल वॉल। ये हमारे पास डायाथर्मिक और डायाथर्मल वॉल मींस एक ऐसी वॉल जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा, डायाथर्मिक बता सकते हो, और डायाथर्मल वॉल मींस एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो है मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। और अब हम जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट की ओर बताएंगे कि वो क्या बताता है। जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, जैसे मैंने यहां पे बनाया हुआ है सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, जीरथ लॉ हमें बताता है कि अगर ये सिस्टम ए जो है ये इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद अ सिस्टम, लेट इट बी दैट इज सिस्टम सी, एंड बी जो है सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मींस अलग अलग करके हम ए के बारे में जानते हैं कि सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी के बारे में जानते हैं सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन आपस में इन दो के बारे में नहीं जानते। तो जीरथ लॉ बताता है हमें कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ, तो फिर ए भी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी होगा, मींस ये आपस में जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर मैं स्टेटमेंट की ओर अब बात करूं, लेकिन इनको जान देना, एडियाबैटिक वॉल मींस कि कोई ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, जिसको कि हम परफेक्टली इंसुलेटिंग बताते हैं। इसको मैं बाहर से भी बता सकता हूं कि ये हमारे पास ये कंप्लीट सिस्टम जो है, तीन सिस्टम जो है ये एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है। ये भी एडियाबैटिक मींस बाहर वर्ल्ड मीन यूनिवर्स के साथ जो सराउंडिंग हमारी होगी उसके साथ कोई एक्सचेंज नहीं होगा। आपस में इन तीन सिस्टम्स की बात करेंगे तो क्या बताएगा जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें ये बताता है कि दो सिस्टम्स if they are in equilibrium with a third system separately, A is in equilibrium with C, B is in equilibrium with C, लेकिन अलग अलग करके separately, then according to Zeroth law A is also in thermal equilibrium with B। तो ये चीज हमारे पास है। अगर स्टेट करने की बारी आए तो मैं बता सकता हूं, it states that two systems which are in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other, that is our Zeroth law of थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सा लॉ है, फॉर्मुलेट किया था आर.एच. फॉउलर ने 1931 में। अब इसके नाम की ओर आ जाते हैं कि इसका नाम जो है जीरथ लॉ क्यों रखा गया। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो लॉ है ये हमें डेफिनेशन देता है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड टेम्परेचर। अभी उसकी ओर भी आएंगे, लेकिन इसका नाम उसी चीज पे पड़ा है कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है दैट इज मींस उनसे भी हमारे पास फंडामेंटल कंसेप्ट जो है दैट इज टेम्परेचर, मींस ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में हमें बताता है। तो इसलिए इसका नाम थर्ड लॉ नहीं बल्कि उनसे पहले रखा गया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड जीरथ लॉ। तो ये कभी कभार पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो, इट केम इनटू लाइट much later than the first and second law of thermodynamics but gives the concept of temperature, and temperature is the fundamental to both first as well as second law, hence it is known as Zeroth law। तो सिंपल सा है कि ये जिस चीज के बारे में हमें बताएगा वो बहुत ही बेसिक है, तो इसलिए इसका नाम जो है Zeroth law दिया गया है। तो अब ध्यान से देखो, जो मैंने अभी कहा था इसके स्टेटमेंट की ओर मैं उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये बताता है कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखना, सिस्टम ए इज इक्वल, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था थर्मल इक्विलिब्रियम हमने इसलिए पहले ही डिफाइन किया हुआ था कि हम कहेंगे कि दो सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है अगर उनके बीच का देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट। एंड नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट के लिए एक ही कंडीशन है हमारे पास कि टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये ला यही बताता है कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और बी सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली अलग अलग करके, तो वही मैं लिख रहा हूं। पहला, इफ टी ए टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, दैट मींस ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको पता चल गया होगा कि बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी सेपरेटली।
हम नहीं जानते थे ए एंड बी क्या ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कोई बच्चा भी इस इक्वेशन को देखेगा कि दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के जो हमारे पास आरएचएस है उनमें सेम चीज आ रही है, टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ सी, तो मैं बता सकता हूं कि एलएचएस सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टेम्परेचर ए इज इक्वल टू टेम्परेचर बी, एंड इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी, दैट मींस ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही हमारे पास स्टेटमेंट जो है जीरथ लॉ का, जो कि बताता है कि इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, then they are also in thermal equilibrium with each other. That is our Zeroth law. और इसका नाम क्यों दिया गया, जो मैंने अभी आपको कहा कि ये जिस चीज के बारे में हमें बताता है that is basic and that is the concept of temperature हमें देता है, इसलिए इसका नाम जो है वो Zeroth law दिया गया है। हमने कहा कि Zeroth law जो है वो टेम्परेचर की डेफिनेशन दे देता है, तो अकॉर्डिंग टू Zeroth law कैसे टेम्परेचर को डिफाइन किया जाएगा, तो ध्यान से देखना। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज दैट फिजिकल क्वांटिटी equality of which is necessary and sufficient conditions for the systems to be in thermal equilibrium. That is the definition of temperature. या हम ऐसा भी बता सकते हैं, temperature can be defined as a physical quantity which determines whether the system is in thermal equilibrium with another system or not. जो दो systems होंगे, क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो हमारे पास एक फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटी देगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर, दोनों सिस्टम्स का, या दो से ज्यादा सिस्टम भी होंगे नो प्रॉब्लम, अगर उन सभी का टेम्परेचर जो है सेम है, तो हम कहेंगे कि देयर विल बी नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट मीन्स सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन दे देता है टेम्परेचर की, जो कि मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इक्वलिटी ऑफ विच इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द सिस्टम्स टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस वाज योर जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसके बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। एक तो आपको स्टेटमेंट इसका पता होना चाहिए, जो कि स्टेटमेंट ऐसा है, इट स्टेट्स दैट if two systems are in thermal equilibrium with a third system separately, then then the two systems are in thermal equilibrium with each other. It was formulated by R.H. Fowler in 1931. Why it is known as Zeroth law? Because it gives the fundamental concept to both the first law and second law. Hence it is named as Zeroth law. Means फर्स्ट एंड सेकंड से पहले हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज जीरो, तो जीरोथ लॉ इसको नाम दिया जाता है। और इसको समझने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि दो सिस्टम्स ले लो, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, और सिस्टम ए बता दो कि सिस्टम ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ए जो है विद थर्मल इक्विलिब्रियम होगा विद बी, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो एक्सचेंज होगा इन दो के बीच में होगा, जो एक्सचेंज होगा इन दो के बीच में होगा। और अगर ये बिगिनिंग में नहीं भी थे थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो एनर्जी एक्सचेंज जो है, हीट एक्सचेंज हो जाएगी, ताकि ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आए और बी जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, और फिर हम कहेंगे कि जो ए है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमारे पास जीरोथ लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि मैथमेटिकली बताना होगा, तो ये आप ऐसे बता सकते हो। और ये ध्यान देना कि जीरोथ लॉ से जो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर आती है, और क्या बताता है जीरोथ लॉ, कैसे डिफाइन करता है टेम्परेचर को। इट स्टेट्स दैट टेम्परेचर इज दैट फिजिकल आर नॉट स्टेटमेंट, बट ये बताएगा, ये हमारे पास डेफिनेशन देगा। तो मैं बता सकता हूँ टेम्परेचर can be defined as a physical quantity equality of which is necessary for the systems to be in thermal equilibrium. Not necessary but as well as sufficient condition जो हमारे पास होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा TA is equal to TB, अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो हमारे पास ये जो है ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होंगे। होप कि आपको जीरोथ लॉ जो है वो क्लियर हुआ होगा कि जीरोथ लॉ हमें बताता क्या है। आल्दो ये आपको केमिस्ट्री में फिर से पढ़ना है। तो मैंने बोर्ड पे जो है टेम्परेचर लिखा हुआ है, बिकॉज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ध्यान देना कि वो टेम्परेचर को ही डिफाइन करता है, और टेम्परेचर हमारे काम आएगा आगे जाके इस चैप्टर को एनालाइज करने में। ऑल्दो कि टेम्परेचर का कंसेप्ट जो है हमें इससे पहले वाले चैप्टर में दैट इज व्हाट वी कॉल द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना था, लेकिन हमें ये यूज होगा, इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। कोई मुश्किल सा कंसेप्ट है नहीं, बहुत ही ईजी है। तो ध्यान दो, एक तो हमने डेफिनेशन दे दी टेम्परेचर की बाय यूजिंग दी जीरोथ लॉ। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इक्वलिटी ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द सिस्टम्स टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन जो हम कॉमनली डेफिनेशन दे देते हैं, जो कि आपने भी सुनी होगी, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मीन्स ये हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि हम बताएंगे कि जो है बॉडी जो है
जो हॉटनेस और कोल्डनेस है वो बॉडी में क्या है। अगर हम कहेंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा तो हम कॉमनली बताते हैं कि वो हॉट है, अगर टेम्परेचर कम तो हम कॉमनली बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड होगा। दैट मीन्स इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और इसको डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी इज द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज व्हाट वी कॉल टेम्परेचर। जो कि हमारे पास मेन डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, इट इज द एवरेज एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूं और लिखूंगा एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन की एनर्जी जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर मोशन, तो हम उसको कहेंगे दैट इज टेम्परेचर। तो हम पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी लेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स लेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड टेम्परेचर। तो यहां पे हम जानते हैं टेम्परेचर इज वन ऑफ द सेवन बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। ये भी हमने पढ़ा हुआ है दूसरे चैप्टर में, यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस में। और इसका जो डायमेंशन है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है कैपिटल के को रख लो, दैट इज इट्स डायमेंशन। कभी कभार क्या किया जाता है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से टेम्परेचर को, तो इसका डायमेंशन जो है ऐसे भी लिखा जाता है, आप थीटा लिखोगे इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी हमारे पास डायमेंशन आएगा, लेकिन हम कॉमनली यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल के लिख लो, दैट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द केल्विन। ये इसका एसआई यूनिट है, ध्यान देना, इसका एसआई यूनिट। और भी हमारे पास इसके यूनिट्स हैं, जैसे कि हम डिग्री सेल्सियस आप जानते हो, हमारे पास फ़ारेनहाइट है, तो बहुत सारे स्केल्स आपको मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बस मैं बेसिक बता रहा हूँ टेम्परेचर का, जो हमें इस चैप्टर में यूज़ होगा। तो एक तो हमने कहा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बता सकते हो, या फिर जो यहाँ पे हमने लिखा एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। हमारे पास इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन, और डायमेंशन जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है कैपिटल के लिख लो, दैट इज टेम्परेचर। और इट इज़ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये भी हम जानते हैं। इसकी खास बात, टेम्परेचर की खास बात जो है बच्चा, टेम्परेचर हमें बताएगा फ्लो ऑफ हीट कहां से लेके कहां होगा। फ्लो ऑफ हीट जो है वो हमें बताएगा टेम्परेचर। अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, तो कोई कहेगा कि बताओ भाई हीट का फ्लो क्या होगा। हीट जो है हम आगे देखेंगे कि हीट चीज है क्या। तो टेम्परेचर बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। और कैसे बताएगा? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। मींस कि ये डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। और कैसे हीट फ्लो करेगी? ऑलवेज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसको मैं लिखूंगा टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 और ए बी ही लिख देते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी। अगर टेम्परेचर ऑफ ए जो है ग्रेटर हुआ टेम्परेचर ऑफ बी से, तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम ए टू बी। अगर बी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ ए से, तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम बी टू ए। तो ये ध्यान देना कि हमारे पास टेम्परेचर किस काम का, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या बताता है हमें, ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो देगा। आगे जाके हीट में भी देखेंगे इसको। हाँ, अगर हमारे पास टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी हुआ, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, नेट हीट फ्लो कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा जितनी हीट ए से बी आएगी मीन सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है बी टू ए भी आएगी, बिकॉज हमारे पास हमेशा डायनेमिक सिस्टम होता है, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है नहीं होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए टेम्परेचर के बारे में। और इसके यूनिट्स, बिकॉज हमें यूनिट कन्वर्जन इस चैप्टर में लगेगा, इसीलिए मैं टेम्परेचर को एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी रिलेशन बताऊंगा आपको। दो जो हमारे पास मेन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं, दैट इज हमारे पास एक तो सेल्सियस है और दूसरा जो है हमारे पास केल्विन है। तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स में जो भी टेम्परेचर, जो भी इक्वेशन में आप टेम्परेचर लोगे, वो हमेशा ऐसा यूनिट मींस केल्विन में होना चाहिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो केल्विन में टेम्परेचर मिलेगा, जिसको मैं लिखूंगा टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू, और आपके पास गिवन होता है मेजॉरिटी केसेस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसे लिखूंगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन सेल्सियस। ये हमारे पास जो है टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन। और इनके बीच का रिलेशन क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस हम करते हैं जो हमारे काम की चीज है, दैट इज 273। अभी हम यहाँ पे कहेंगे, मोर प्रिसाइज रहना पड़ेगा तो 273.15, लेकिन हम लिखेंगे 273। मींस अगर आपका टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस, जो कि मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में आपको मिलेगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम डिग्री सेल्सियस यूज नहीं करते, हमेशा जो इक्वेशन में है दैट इज इन केल्विन, तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको ऐड करना है उसको 273। जैसे अगर मैं कहूंगा 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लो भाई आप केल्विन में, तो क्या करोगे? 27 इन सेल्सियस प्लस करेंगे 273, तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है दैट इज इक्वल टू
27 + 273 एंड दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये आपको पता होना चाहिए। और इन स्केल्स के बारे में हमें पढ़ना है अलग चैप्टर में, वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। हमारे पास बहुत सारे स्केल्स होंगे, सेल्सियस स्केल अलग होगा, फ़ारेनहाइट स्केल अलग होगा, हमारे पास जो है केल्विन स्केल अलग होगा, र्यूमर स्केल, बहुत सारे स्केल्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो हमें हमारे काम की चीज़ है वही बता रहा हूँ टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इस इक्वेशन को आप नोट कर सकते हो, बिकॉज कहीं पे भी प्रॉब्लम जो कि सेकंड लॉ में यूज करनी पड़ेगी तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का सेल्सियस से कैसे कन्वर्ट किया जाता है केल्विन में। यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि हमारे पास अगर केल्विन में होगा तो सेल्सियस में कैसे लाएंगे, जो कि हमें अभी के लिए यूज नहीं होगा। जनरली वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें हमेशा सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। केल्विन में होगा तो फिर कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। दिस वाज अबाउट टेम्परेचर। ज़ीरथ लॉ के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो कुछ डेफिनेशंस आएंगी हमारे पास, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्म जो है कि थर्मोडायनेमिक्स में यूज होंगी। दैट इज इंटरनल एनर्जी, हीट इन वर्क। ये इन चीज़ों का जो है आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो है फर्स्ट ला एंड सेकंड लॉ को एनालाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना। इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज दी ओवरऑल एनर्जी, या जिसको कि हम कहेंगे ऑल द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और ऑल द एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो उसमें हर एक किस्म की एनर्जी, जो कुछ भी आप जिस भी एनर्जी का आप नाम लोगे अगर वो सिस्टम में है, उन जैसे कि मैं यहाँ पे एक पार्टिकल ले लेता हूँ, सॉरी एक सिस्टम ले लेता हूँ, और हम जानते हैं कि सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये इसके पार्टिकल्स हैं। और ये कंटिन्यूअस रैंडम एटम्स मॉलिक्यूल जो भी आप कहोगे, ये कंटिन्यूअसली मोशन में भी होंगे, और ये बिग बाय वर्च्यू ऑफ देयर कन्फिग्रेशन, और जिसको हम पोजिशन बताते हैं, और मोशन की मदद से जो भी एनर्जी है हमारे पास, वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, हमारे पास जिस भी किस्म का मोशन होगा हम सभी को कहेंगे मिला के, हम कहेंगे कि एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। और अगर कन्फिग्रेशन, अब वो किसी भी किस्म की कन्फिग्रेशन हो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, जब भी हम कहेंगे हमारे पास पोजीशन, तो वो जो भी किस्म की पोजीशन की मदद से हमारे पास एनर्जी होगी, मैं दो टर्म्स को अलग अलग कर रहा हूं, मोशन एंड पोजीशन। और उन्हीं दो को, ऑल दो की हमने पहले ही कहा कि ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जो भी किसी भी किस्म की एनर्जी सिस्टम के अंदर होगी, उस सभी एनर्जी के सम को हम कहेंगे दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब वही हम फिर अलग अलग करके बता सकते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, अब कन्फिग्रेशन की वजह से होगी, किसी भी जो भी एनर्जी, जिस भी एनर्जी का नाम लोगे सिस्टम के अंदर अगर है, तो सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जब भी हम ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे तो मैं इसमें आगे भी जोड़ सकता हूं दैट इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स। मींस कि ये सिस्टम जिस भी चीज का बना होगा, उन पार्टिकल्स की, वो चाहे एटम्स लो, मॉलिक्यूल्स लो, उनकी ओवरऑल एनर्जी को हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बताते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल दैट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जो खास बात है, हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, ये चीज ध्यान देना। मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू? इंटरनल एनर्जी की। बिकॉज हमारे पास इतने किस्म की वहां पे एनर्जीज होंगी, मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो इतने सारे रैंडम मोशंस में होंगे कि हम सभी को सही से एनालाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बताते हैं कि एब्सोल्यूट मीन्स कि परफेक्ट जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, वो हम नहीं निकाल सकते। हमेशा हम जब भी इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम बताते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी वो हम मेजर कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम हमेशा मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं मेजर कर सकते। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। मींस कि सिस्टम अभी यहां पे था, एक कंडीशन में स्टेट ऑफ सिस्टम ये थी ए, तो इसकी इंटरनल एनर्जी हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कहेंगे कि ये यहां से यहां चला गया, स्टेट सेकंड में चला गया, तो दो स्टेट्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस था, दैट इज व्हाट वी कॉल टोटल एनर्जी डिफरेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लो भाई, इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को। और जब हम चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये, या फिर हम यूज कर सकते हैं डी यू। ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात होगी। और हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि सभी जो भी हमारे पास सिस्टम की एनर्जी है, हम कहेंगे या तो मोशन की वजह से होगी या तो कन्फिग्रेशन की वजह से होगी।
तो फिर हम डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने कहा था माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स जो भी होंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम हमेशा किसकी ओर जाएंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करेंगे। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो मैं बता सकता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने क्या कहा कि फाइनल स्टेज पे इसकी एनर्जी क्या थी माइनस इनिशियल स्टेज पे इसकी टोटल एनर्जी क्या थी, तो हम उनका डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम एब्सोल्यूट ना ही यहां पे मेजर कर सकते हैं ना ही यहां पे मेजर कर सकते हैं, बस ये देख सकते हैं कि चेंज क्या हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल, हम जो है मेजर करते हैं हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसमें एक चीज आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है हमारे पास आगे जाके लॉज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव कब लेंगे, नॉट इंटरनल एनर्जी सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो ध्यान देना, जब हमारे सिस्टम जो है स्टेट ए से स्टेट बी चला जाएगा या फर्स्ट से सेकंड जिसको हम बताते हैं, अगर हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ गई, मींस फाइनल स्टेज में ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू स्टेट वन, दैट इज व्हाट वी कॉल इनिशियल, तो हम उसको कहेंगे कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे। और अगर एनर्जी जो है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो गई तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है आगे जाके जो हमें लॉज पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम कब लेंगे, इंक्रीज, अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, इंक्रीज कब होगा, जब फाइनल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनिशियल। एंड अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, जो कि हम बताते हैं कि हम वही मेजर करते हैं, या तो इंक्रीज मेजर करेंगे या तो डिक्रीज मेजर करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल चेंज, तो वो हम नेगेटिव लेंगे अगर डिक्रीज हुआ। तो अब ये इंटरनल एनर्जी हमारे पास पैरामीटर जो है एक सिस्टम का है, तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इंटरनल एनर्जी इज इट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज इट अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन, जिनकी डेफिनेशन हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ी हुई है। जो इंटरनल एनर्जी है वो क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस और क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है पोजेस्ड बाय द सिस्टम जो है उस पर डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे कि इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड, सिस्टम ए जो है, या मैं कहूंगा सिस्टम जो है स्टेट ए से स्टेट बी में कैसे गया, मींस उसका पाथ क्या था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी इंटरनल एनर्जी से, मींस हम इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, मींस की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो हम कहेंगे कि इट्स अ पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंटरनल एनर्जी इट इज अ पॉइंट फंक्शन, और जिसको हम बताते हैं स्टेट फंक्शन, मींस इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। और वो स्टेट कैसे आई है, किस पाथ के थ्रू है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, देयरफॉर इट इज अ पॉइंट फंक्शन। और ये डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द सिस्टम, तो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये चीजें जो है आपको बहुत ही जरूरी है, इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं ऐसा भी बता सकता हूं कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करेगी ऑन द इंटरेक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, जो हमने डेफिनेशन में ही कहा कि अब कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे, वो हमारे पास कन्फिग्रेशन आएगी, कौन सा मोशन उनके पास, टोटल मोशन हमारे पास होगा, वो हमारे पास रैंडम मोशन की मदद से जो एनर्जी आएगी, जिसको कि हम कॉमनली काइनेटिक कहते हैं, लेकिन बहुत सारे मोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं कि रैंडम मोशन की मदद से, मींस ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो होप कि इंटरनल एनर्जी के बारे में ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए।